हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 के आगे एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @MP Center। ठीक है, इस पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ नोट्स। तो अभी अभी जस्ट ओपन हुआ है टेलीग्राम चैनल। जैसे ही इस पे 100 सब्सक्राइबर मिनिमम हो जाएंगे आपको नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है नोट्स से रिलेटेड या कोई भी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। और डेली का डेली पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z सच डेट 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला कह रहा है कि R बराबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच डेट मॉड में a माइनस बी 4 का एक गुणज है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि R बराबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच डेट a इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमें दो संबंध दिया है और दोनों को सिद्ध करना है कि कैसे संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। दोनों कंडीशन में एक से संबंधित कौन कौन से अवयव हों उनको हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेट क्या दिया है, सेट A इज इक्वल टू हमें दिया है, ध्यान से आप समझिएगा। सेट A इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक। और कहां से कहां तक लेना है, 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 12। मतलब हमें पूर्ण अंक लेनी है, पूरा अंक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 ये सब पूर्णांक होते हैं। लेकिन कहा है कहां से कहां तक, 0 से 12 तक। क्या 0 और 12 को भी लिख सकते हैं? हाँ, यहां बराबर का सिंबल लगा है इसलिए 0 और 12 को भी ले सकते हैं। यानी a की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 0 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक, ऐसे ही आपको 12 तक लेने हैं। ठीक है ना। अब हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो रिलेशन R हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच डेट मॉड में a माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक है ना, 4 का गुणज है। हमें सिद्ध करना है कि मॉड में a माइनस बी जो है वो 4 का गुणज है। ये जो रिलेशन R है ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब समझते हैं, हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तुल्यता मतलब ये संबंध R है, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए चलिए ध्यान से आप समझिए। स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए हमने आपको बताया है हम a बिलोंग्स टू R लेते हैं। a बिलोंग्स टू R स्वतुल्य के लिए सभी एलिमेंट्स अपने आप से कनेक्ट होने चाहिए। चलिए, यदि a बिलोंग्स टू R, हमने मान लिया कि a बिलोंग्स टू R है, a R में है। अगर a भी R में है तो इसका मतलब है कि मॉड में a माइनस बी 4 का गुणज है। ए R में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड में a माइनस ए 4 का गुणज है। आप बताइए यही होगा कि इसके अतिरिक्त कुछ होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी का मतलब मॉड में a माइनस बी 4 का गुणज है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए
मतलब a माइनस ए 4 का गुणज है। अगर ये बात सत्य है तो स्वतुल्य है, अगर ये बात सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। चलिए ध्यान से आप समझिएगा, मॉड में a माइनस ए मतलब मॉड में 0, a में से a जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 4 का गुणज है। अब ध्यान से समझिएगा, मॉड में से 0 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 0 ही होगा, 0 4 का गुणज है। तो क्या 0 4 का गुणज है या 0 4 का गुणज नहीं है, ये आप बताइए। 0 जो है वो 4 का गुणज है, यह बात क्या है सत्य है, जो सत्य है, ये बात क्या है सत्य है। अतः संबंध क्या है, अतः R स्वतुल्य है। 0 4 का गुणज है, अतः यह क्या है स्वतुल्य है। ठीक है ना। तो पहला जो संबंध हमें दिया था, ये क्या दिया था, पहला संबंध हमें दिया था कि स्वतुल्य चेक करना था, तो हमने चेक किया, हाँ ये स्वतुल्य है। चलिए अब आगे चेक करते हैं। आगे किसका नंबर है, सममित का। चेक करेंगे कि क्या ये संबंध सममित है। सममित के लिए क्या करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, तब उसको सममित कहेंगे। अर्थात हम मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर है, ये हमने माना। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का क्या है गुणज है। अब मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है, आप जानते हैं कि मॉड में ए माइनस बी बराबर होता है मॉड में बी माइनस ए, ये बात जानते हैं कि नहीं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मॉड में 2 माइनस 3 कर दें या मॉड में कर दें 3 माइनस 2, क्या दोनों बराबर आएगा, मॉड में 2 माइनस 3 मतलब -1, -1, और मॉड में 3 माइनस 2 का मतलब +1। ठीक है ना, -1 बाहर निकलेगा +1, वो भी बाहर निकलेगा +1, यानी मॉड में a माइनस बी और मॉड में b माइनस ए दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी इस मॉड में a माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस मॉड में a माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं b माइनस ए, दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं b माइनस ए किसका गुणज है, 4 का गुणज है। ये हमने कह दिया, क्यों कह दिया, क्योंकि मॉड में a माइनस बी मॉड में b माइनस ए के क्या है बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर a माइनस बी 4 का गुणज है तो इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि b माइनस ए 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा b a बिलोंग्स टू आर। बताइए, b a बिलोंग्स टू आर मतलब मॉड में b माइनस ए 4 का गुणज है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर था, ओके, हमने क्या सिद्ध किया, बी ए बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध क्या है, संबंध क्या है, संबंध जो है आपका वो सममित है। संबंध क्या है, सममित है। संबंध सममित क्यों है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर है। ठीक है, इसलिए क्या है सममित है। चलिए चेक करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए ध्यान से आप समझेंगे, संक्रमक के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर तो हमें सिद्ध करना होता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। तो यहां दो चीजें हम मान लेते हैं, क्या, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेते हैं, अपने मन से लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये बी बी से कैंसिल करते हैं और हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर अपने मन से लिया, बी सी बिलोंग्स टू आर अपने मन से लिया। अब ये बी बी से कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, ए सी। ए सी अगर आर में होगा तो ये संक्रमक होगा, नहीं तो संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि मॉड में ए माइनस बी 4 का गुणज है, यही है कि इसके अलावा कुछ है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए माइनस बी 4 का गुणज है। एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी माइनस सी 4 का गुणज है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कह दिया यहां पे 4 माइनस 8 4 का गुणज है। 4 माइनस 8 कितना आएगा? 4 आएगा। 4 4 का गुणज होता है कि नहीं? हाँ होता है। ठीक है, 4 माइनस 8 4 का गुणज है, हमने एक चीज कह दिया। फिर दूसरी चीज हम कह रहे हैं 8 से, देखिए यहां a माइनस बी, फिर यहां b से स्टार्ट होने वाला था, तो हम b से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 8 माइनस 12 कह दे रहे हैं। 8 माइनस 12 क्या आया? 8 माइनस 12 क्या आया? 8 माइनस 12 आएगा आपका 4। मॉड है तो हमेशा प्लस आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। देखिए 4 माइनस 8 4 का गुणज है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, क्योंकि 4 में से 8 जाएगा -4, और -4 मतलब क्या? मॉड है तो +4, यानी 4 4 का गुणज है। ये बात सही है। 8 माइनस 12 मतलब -4 यानी +4, 4 4 का गुणज है। हाँ ये बात सही है। अब हमने कहा कि ये बीच वाले कैंसिल करिए और ये चेक करिए कि क्या ये 4 के गुणज हैं। मतलब 4 माइनस 12 क्या 4 का गुणज है? क्या 4 का गुणज है? क्या जो ये आएगा ये 4 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात 4 माइनस 12 मतलब क्या आएगा? -8 आएगा। 4 का गुणज है, यानी -8 मतलब क्या? बाहर निकलेगा तो +8। तो क्या +8 4 का गुणज है? क्या +8 4 के पहाड़ा में आएगा? कहेंगे हाँ आएगा। अर्थात 8 4 का गुणज है, ये बात सत्य है। अर्थात अगर ये 4 माइनस 8 4 का गुणज है, फिर यहां से 8 से स्टार्ट होने वाला है, 8 माइनस 12 4 का गुणज है, तो ये कैंसल होंगे। हमें 4 माइनस 12 भी 4 का गुणज होगा। तो यहां से बी से कैंसल होंगी। क्या होगा? बचेगा क्या? ए माइनस कौन? सी। ए माइनस सी 4 का गुणज है। इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए कि नहीं? आसानी से हमने आपको समझाया। हमने कहा 4 माइनस 8 4 का गुणज है, 8 माइनस 12 4 का गुणज है, तो 4 माइनस 12 भी 4 का गुणज होगा। उसी प्रकार से a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी 4 का गुणज है, तो a माइनस सी भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा। अगर a माइनस बी 4 का गुणज है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सी बिलोंग्स टू आर में कौन होगा? a माइनस सी 4 का गुणज है। हमने क्या लिया था? ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या सिद्ध किया? ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब अतः जो R है यह क्या है? संक्रमक है। R क्या है? संक्रमक है। R क्या है? संक्रमक है। चलिए R संक्रमक हमने सिद्ध कर दिया। R को हमने क्या सिद्ध कर दिया? संक्रमक सिद्ध कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक कंडीशन में एक से संबंधित कौन से अवयव हैं वो आप हमें ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक है ना? ध्यान से आप समझेंगे। प्रत्येक कंडीशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक से कनेक्ट है, मतलब पहले वाले कंडीशन में और दूसरे वाले कंडीशन में भी हमें एक से कनेक्टेड अवयव को निकालना है। तो एक से कौन कौन से अवयव को कनेक्ट कर दें, इस सेट के कौन कौन से अवयव एक से कनेक्ट कर दें कि वे 4 का गुणज आए। जैसे अगर एक को 0 से कनेक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 क्या 4 का गुणज है? नहीं। 1 माइनस 0 मतलब 1 4 का गुणज नहीं होता है। 4 के पहाड़ा में 1 नहीं आता। 1 को अगर कनेक्ट करें तो 1 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0, और 0 गुणज है 4 का, 0 सबका गुणज है। ठीक है ना? तो 1 से कौन कनेक्ट हो सकता है? लिखने जा रहे हैं हम यहां पे अवयव एक से संबंधित अवयव एक से संबंधित अवयव। तो एक से संबंधित अवयव कौन कौन से होंगे? एक से संबंधित अवयव कौन कौन से होंगे? एक से संबंधित अवयव होगा 1, क्योंकि 1 माइनस 1 यानी 0, 0 4 का गुणज होता है।
5, 5 माइनस 1 यानी 4, 4 भी क्या होता है 4 का गुणज होता है। 9 भी होगा क्योंकि 9 माइनस 1 यानी 8, 8 भी क्या होता है 4 का गुणज होता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है जो 1 से कनेक्ट हो और 4 का गुणज हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन था इसका 9 नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से आप समझिएगा। हमारे पास सेट ए क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल 9 का सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, सेट हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक 12 तक लेना है। एंड आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर, ध्यान से आप समझिएगा, आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर हमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ये हमें लेना है। चेक करना है कि क्या ये सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। चेक करते हैं सबसे किसके लिए, स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से आप समझेंगे। स्वतुल्य के लिए हमने आपको बताया है ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं। अगर ये सत्य है तो स्वतुल्य है, अगर सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। हमने क्या बताया है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है ए बिलोंग्स टू आर। यदि ये बात सत्य निकल गई तब तो स्वतुल्य है ही, अगर ये बात सत्य नहीं निकली तो स्वतुल्य नहीं है। चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी का मतलब है ए बराबर बी। ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए बराबर ही होगा, ए बी का मतलब है ए बराबर बी। ए का क्या मतलब होगा, ए बराबर ए। क्या ये बात सत्य है, हाँ सत्य है। प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के बराबर तो होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के बराबर होता है, 4 4 के बराबर होता है, 5 5 के बराबर होता है। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो कहेंगे जो सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। और सत्य है अतः आर क्या हो जाएगा, अतः आर स्वतुल्य है। अगर सत्य है तो स्वतुल्य है, सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, कहेंगे कि अतः आर स्वतुल्य है। तो ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है। चलिए ध्यान से अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है सममित के लिए। सममित के लिए हमने क्या बताया है, ए बी बिलोंग्स टू आर लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू बी आर है। तो चलिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, ए बराबर बी। ए बी बिलोंग्स टू मतलब आर मतलब क्या, ए बराबर बी। तो ए बराबर बी को क्या मैं बी बराबर ए बी लिख सकता हूं, चाहे हम कहूं 2 बराबर 2 या ए बराबर बी कहूं, चाहे बी बराबर ए कहूं, दोनों चीजें सेम सेम। तो ए बराबर बी को क्या लिख दिया, बी बराबर ए। अगर बी बराबर ए रहेगा, ए बी का मतलब ए बराबर बी, बी ए का मतलब क्या होगा, बी बराबर ए। यानी ये बी बराबर है तो इसको क्या लिखेंगे, बी ए। बी ए बिलोंग्स टू क्या, आर। ए बी बिलोंग्स टू आर था, हमने सिद्ध क्या कर दिया, बी ए बिलोंग्स टू आर। हमने सिद्ध क्या कर दिया, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब बताइए क्या ये संबंध स्वतुल्य है, असममित है, हाँ सम्मित है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर है। यहां लिखेंगे अतः आर सममित है। आर क्या है, सममित है। ओके, चलिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं, कौन सा है हमारे पास, थर्ड वाला, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं, आपको पता है, हाँ पता है। संक्रामक के लिए हम लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और सिद्ध करना होता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि ये बी बी से कैंसल होंगे और ए सी बिलोंग्स टू आर आएगा। ठीक है, हमें यही दिखाना है। चलिए ध्यान से, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए बराबर बी। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी बराबर सी। ए बी के बराबर है
और बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर है। मान लीजिए ए कितना है, 2 है, तो बी भी कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों बराबर है। अगर बी 2 है तो सी कितना होगा, सी भी 2 होगा, क्योंकि बी किसके बराबर है, सी के। यानी ए बी सी तीनों बराबर है, ए बी सी तीनों बराबर है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर सी। क्या लिख सकते हैं, ए बराबर सी। ध्यान से, यानी यहां से ये लिखा जा सकता है कि ए बराबर सी। क्यों, क्योंकि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया। अतः जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है। अतः संबंध संक्रामक है। ठीक है, संबंध क्या है, संक्रामक है। अब इसमें पूछा था कि प्रत्येक कंडीशन यानी इस कंडीशन में भी एक से कौन से एलिमेंट कनेक्ट होंगे वो बताइए। तो एक से संबंधित अवयव हमें निकालना है। एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव कौन कौन से होंगे, एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव मतलब आर कहा है कि ए बराबर बी, तो इस सेट में स्वयं से संबंधित यानी एक से संबंधित मतलब एक बराबर एक। क्या एक से संबंधित और भी कोई एलिमेंट हो सकता है क्या, एक इसमें से किसी के बराबर हो सकता है एक के अलावा, तो आप कहेंगे नहीं, एक के अलावा और किसी से बराबर नहीं हो सकता, इसलिए एक से संबंधित अवयव कौन है, एक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 था। नोट कर लीजिए, एकदम आसान है क्वेश्चन, एकदम नॉर्मली हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न। चलिए एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10वां का पहला संबंध कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि हम a बराबर ले लें 1 2, a बराबर क्या ले लिया 1 2, तब जो r1 होगा r1 क्या नाम दे रहे हैं हम 1 1, क्योंकि हमसे क्या है सममित हो मतलब 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, ये जो संबंध हमने लिखा है क्या ये सममित है, हाँ आप कहेंगे हाँ 1 2 का उल्टा 2 1 है इसलिए सममित है। क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य मतलब 1 1 2 2 रहना चाहिए, तो 1 1 2 2 इसमें नहीं है। क्या ये संक्रामक है, संक्रामक मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला खोजेंगे, यहां 2 2 से कैंसिल, हमें क्या चाहिए 1 1 इसमें नहीं है। यानी ये जो संबंध हमने लिखा ये क्या है, सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं, एकदम आसानी से हमने पहला एग्जाम्पल दिया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कराए संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। हम सेट वही ले रहे हैं, सेट कौन सा ले रहे हैं ए, हमारे पास सेट है 1 2, ठीक है। और जो संबंध R2 है ये संबंध हम ले रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा 1 2 ले रहे हैं, 1 का कनेक्शन 2 से है। ये संबंध आप हमें बताइए क्या स्वतुल्य है, स्वतुल्य मतलब 1 1 2 2 इसमें रहना चाहिए, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि क्या ये सममित है, 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, इसलिए सममित भी नहीं है। संक्रामक है तो हम कहेंगे 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला खोजेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, इसलिए क्या है संक्रामक है। यानी ये स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक है। ये जो संबंध है ये क्या है, संक्रामक है, संबंध संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य
लेकिन स्वतुल्य व सममित नहीं है। ध्यान से आप समझे कि नहीं, स्वतुल्य व सममित नहीं है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रामक न हो। मतलब आपको ऐसे रिलेशन का उदाहरण देना है जो कि स्वतुल्य और सममित हो। सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3। हमसे क्या कहा है, हम R3 रिलेशन लेते हैं, स्वतुल्य हो। स्वतुल्य हो मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। फिर कहा है सममित हो। सममित हो मतलब अगर 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी रहना चाहिए। अगर 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 भी रहना चाहिए। अब ये क्या बन गया है, स्वतुल्य और सममित। चेक करते हैं क्या ये संक्रामक है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमारे पास 1 2 है, यहां पे हमारे पास 2 2 है। 2 2 से कैंसिल होकर के हमें क्या मिलना चाहिए, 1 3। क्या 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है ना। यानी हम लिखेंगे R3 जो है, R3 ये स्वतुल्य व सममित है, स्वतुल्य व सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है समझ पाए, लेकिन संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, संक्रामक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। मतलब स्वतुल्य और संक्रामक है, क्या नहीं है, सममित नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, वो है 1 2। हम रिलेशन लिख रहे हैं R4। क्या क्या हमसे कहा है, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है, 1 1 2 2 रहना चाहिए, तो 1 1 2 2 इसमें है। फिर क्या कहा है, संक्रामक हो, मतलब हम कह दे रहे हैं 1 2 1 2 संक्रामक हो गया। क्या ये सममित है, सममित नहीं, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं, हम जानते हैं कि ये वाले चेक नहीं किए जाते, स्वतुल्य वाले पास माने जाते हैं। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला खोजेंगे, है ये नहीं है, यानी ये क्या है, सममित है। ठीक है, सॉरी संक्रामक है। यानी ये जो संबंध है स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 2 2 है, संक्रामक भी है, ठीक है, सममित नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। कहेंगे कि अतः R4 स्वतुल्य व संक्रामक है, स्वतुल्य व संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। ध्यान से हम सेट ले रहे हैं, A इज इक्वल टू 1 2। हमसे क्या बोला है, R5 सममित हो। सममित का मतलब क्या है, 1 2 है तो 2 1 भी रहना चाहिए। फिर क्या बोला है, संक्रामक हो। संक्रामक के लिए हमें 1 1 भी चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 2 से कैंसिल होगा तो हमें क्या चाहिए, 1 1। लेकिन स्वतुल्य न हो। तो क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 और 2 2 चाहिए, 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, यानी ये स्वतुल्य नहीं है। हाँ सममित है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 है, संक्रामक भी है। ठीक है ना। कहेंगे कि R5, अतः R5 स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, किंतु क्या है ये, किंतु ये सममित और संक्रामक है, सममित व संक्रामक है। ठीक है, सममित व संक्रामक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 5 एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, 5 स्पेशल कंडीशन लगा दिया था इसमें। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, आसानी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। जो कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने थे ना वो अच्छे थे। ठीक है, अगर आपने स्वतुल्य सममित संक्रामक को अच्छे से समझा होगा तो बड़ी आसानी से एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी क्यू का मतलब दिया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है, बस इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है, आप डर जाएंगे एकदम आसानी से। सबसे पहले जो R दिया है, R का मतलब दिया है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी क्यू सच दैट, इसका मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी। ये PQ का मतलब है, मतलब मूल बिंदु से दूरी। ऑर्डर्ड पेयर में जो भी बिंदु लिखे जाएंगे वो अगर R के एलिमेंट हैं तब दोनों बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। जैसे अगर हमने कह दिया AB, मतलब मूल बिंदु से A की दूरी बराबर है मूल बिंदु से B की दूरी। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है। पहली कंडीशन हमारे किसके लिए है? पहली कंडीशन है स्वतुल्य के लिए। पहली कंडीशन है स्वतुल्य के लिए। चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए हमने आपको बताया था ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं। अगर वो सत्य है तो स्वतुल्य है, सत्य नहीं है तो असत्य है। चलिए, यदि ए बिलोंग्स टू आर हो, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? मूल बिंदु से ए की दूरी मूल बिंदु से A की दूरी बराबर मूल बिंदु से B। देखिए AB रहता तो A और B लिखते, ठीक है, लेकिन A है इसलिए मूल बिंदु से A की दूरी सेम है ना, A की दूरी। ठीक है, पहली बार में ये वाला लिखा जाएगा, दूसरी बार में ये वाला। कि ये बात सत्य है कि अलग है? जैसे ये एक आपका क्या हो गया, ठीक है। अब मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से एक ही पॉइंट है ए, यहां है। कराए कि मूल बिंदु से ए की दूरी मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर कराए मूल बिंदु से ए की दूरी मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है। तो बिंदु एक ही है तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। यानी ये जो बात कह रहा है ये सही है। ये क्या है? जो सत्य है। ये बात क्या कह रहा है? सत्य है। एक ही बिंदु है तो मूल बिंदु से अलग अलग डिस्टेंस थोड़ी ना हो सकता है, डिस्टेंस एक ही होगा। जो सत्य है, अतः R क्या है? अतः R आपका स्वतुल्य संबंध है। R क्या है? स्वतुल्य संबंध है। R हमारा क्या बन गया? स्वतुल्य संबंध बन गया। अब चेक करते हैं दूसरा हमारे पास क्या है? सममित के लिए। सममित के लिए हमने आपको बताया है, सममित के लिए हम AB बिलोंग्स टू R लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि BA बिलोंग्स टू R है। मतलब हम लेंगे यदि AB बिलोंग्स टू R, और AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? AB बिलोंग्स टू R का मतलब है कि मूल बिंदु से A की दूरी, मूल बिंदु से A की दूरी बराबर है मूल बिंदु से B की दूरी। यही तो R में जो रहेंगे उसका मतलब तो ये है मूल बिंदु से B की दूरी। ठीक है ना, मूल बिंदु से A की दूरी बराबर मूल बिंदु की B की दूरी। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हम कह रहे हैं मूल बिंदु से B की दूरी, पहले B की दूरी बराबर मूल बिंदु से B की दूरी बराबर मूल बिंदु से A की दूरी। मूल बिंदु से, एक मिनट सॉरी, कहाँ पहुंच गए हम? मूल बिंदु से
मूल बिंदु से बी की दूरी, सॉरी ए की दूरी, ए की दूरी मूल बिंदु से, पहले ध्यान से आप समझिएगा, यहां था मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर मूल बिंदु से बी की दूरी, हमने पहले इसको लिख दिया, मूल बिंदु से बी की दूरी बराबर मूल बिंदु से ए की दूरी। अर्थात इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, मूल बिंदु से बी की दूरी बराबर मूल बिंदु से ए की दूरी, ऊपर वाला ही तो यही लिखा है। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंग्स टू भी आर आ रहा है, मतलब ये जो है, अतः आर आपका क्या बन गया है, सममित संबंध बन गया है, सममित है। चले नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास तीसरा क्या है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हम लोग क्या करते हैं, संक्रामक के लिए हमने आपको बताया दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी और बी सी। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, अब बी सी स्टार्ट होने वाला लेंगे, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ध्यान से आप समझिएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मूल बिंदु से ए की दूरी, अच्छे से आप समझेंगे, मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर मूल बिंदु से बी की दूरी बराबर मूल बिंदु से बी की दूरी, मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर मूल बिंदु से बी की दूरी। ये किसका मतलब है, ये पहले वाले का मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड है तो एंड लगाएंगे। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि मूल बिंदु से बी की दूरी बराबर मूल बिंदु से सी की दूरी, ठीक है। तो हमें इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, इरेजर, ठीक है ना, और यहां पे थोड़ा सा इरेजर का साइज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से बी की दूरी बराबर मूल बिंदु से सी की दूरी। ध्यान से अब आप समझेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर मूल बिंदु से बी की दूरी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर क्या है, मूल बिंदु से बी की दूरी बराबर मूल बिंदु से सी की दूरी। मतलब मान लीजिए मूल बिंदु से ए की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मान लिया मूल बिंदु से ए की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो मूल बिंदु से बी की दूरी कितनी होगी, जितना ए की दूरी है उतना बी की भी दूरी है, यानी मूल बिंदु से बी की दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब मूल बिंदु से सी की दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से सी की दूरी उतनी होगी जितनी बी की दूरी होगी, बी की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो सी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब तीनों बिंदु ए बी सी, ये तीनों बिंदु मूल बिंदु से 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर है। मतलब मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर है मूल बिंदु से सी की दूरी की, है कि नहीं है, यही लाइन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दिस इंप्लाइज डेट मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर मूल बिंदु से सी की दूरी, मूल बिंदु से सी की दूरी, ठीक है ना, सी की दूरी। अब ये होगा क्या, ये बन जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी, अरे इसका मतलब तो यही है, ए सी बिलोंग्स टू आर क्या मतलब क्या है, मूल बिंदु से ए की दूरी बराबर मूल बिंदु से सी की दूरी, ठीक है। अतः जो आर है वो क्या है, अतः आर संक्रामक है, अतः आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। मतलब आर जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। अगर कोई संबंध तीनों है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो उस तुल्यता संबंध होता है। अर्थात आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है, तो हमने सिद्ध कर दिया, आर कैसा संबंध है, तुल्यता। अब आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए P इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब हमें 0 0 मूल बिंदु वाले बिंदु को नहीं लेना है, P इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब मूल बिंदु का हमें
पॉइंट नहीं लेना है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ध्यान से आप समझेंगे इस बात को। कह रहा है कि ये समझिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हमने बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिए, कहा है कि P इज नॉट इक्वल टू 0 0, P इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब आपको 0 0 मूल बिंदु वाला बिंदु नहीं लेना है। इसके अलावा जितने भी बिंदु हैं वो सब आप ले लीजिए। जैसे हमने एक बिंदु ले लिया, सपोज करिए PAB, तो PAB का मतलब क्या होगा, मूल बिंदु से A की दूरी बराबर मूल बिंदु से B की दूरी, यानी मूल बिंदु से A अगर यहां होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मूल बिंदु से B वाला भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर हम कह दें कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, बस 0 0 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी लेना है। जैसे अगर हम कह दें BC या CD कह देते हैं, CD, तो CD का मतलब क्या है, मूल बिंदु से C की दूरी बराबर मूल बिंदु से D की दूरी। तो मूल बिंदु से C की दूरी यहां है, कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी पॉइंट वो क्या होने चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही तो दूर होने चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये जो सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। यही कह रहा है कि दिखाइए कि सारी बिंदु मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, इस वृत्त का केंद्र यहां है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था, ठीक है, समझ गए कि नहीं। यहां पे आप क्लियर समझ गए कि नहीं, क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए P इज नॉट इक्वल टू 0 0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो हमने यहां बनाया, हमने देखा कि सबका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, और जितने भी बिंदु हैं वो क्या बना रहे हैं, एक वृत्त, क्योंकि रेडियस सबका क्या है, सेम है। अब कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट क्या था, D था। AB लेंगे तो मूल बिंदु से A की दूरी बराबर B की दूरी है कि नहीं। BC ले लीजिए तो मूल बिंदु से B की दूरी बराबर मूल बिंदु से C की दूरी है कि नहीं। CD ले लीजिए, मूल बिंदु से कोई भी पॉइंट आप लेंगे, सभी दूरियां बराबर, सभी दूरियां बराबर मतलब क्या है, रेडियस बराबर, रेडियस बराबर मतलब क्या है, वो सर्किल बना रहा है, ठीक है। तो यहां से चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कराए कि सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 सच डेट T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान से, हमें क्या कहा है, R इज इक्वल टू कहा है T1 T2, यानी दो त्रिभुज दिया हुआ है, और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ T1 T2 का मतलब क्या है, T1 समरूप है T2 के, ठीक है, समरूप है T2 के। ये T1 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ T1 T2 का मतलब है। चलिए चेक करते हैं क्या, स्वतुल्य के लिए पहली कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है, हम जानते हैं सेम लेते हैं, A B लेते हैं या T1 T1 लेते हैं, ठीक है ना। अगर वो सत्य है तो समरूप है, सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। हम क्या ले रहे हैं, T1 T1 बिलोंग्स टू R। अगर ये बात सत्य है तो स्वतुल्य है, ये बात सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। चलिए T1 T1 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, T1 समरूप है T1 के, T1 समरूप है T1 की, कि क्या ये बात सत्य है। प्रत्येक आकृति अपने आप के समरूप होती है, अपने आप के सर्वांगसम भी होती है, केवल समरूप ही नहीं सर्वांगसम भी होती है। समरूप मतलब समान रूप वाला। जैसे हमने कहा ये सर्किल है, तो सर्किल अपने आप के समान रूप तो ही है, सर्किल तो सर्किल ही है। अर्थात ये जो है सत्य बात है, ये बात क्या है, सत्य है, जो सत्य। हम जानते हैं प्रत्येक आकृति अपने आप के समरूप होती है, इसलिए T1 समरूप होगा T1 की, ये बात क्या है, सत्य है। और सत्य है मतलब क्या है, स्वतुल्य है। अगर ये बात सत्य नहीं होती तो स्वतुल्य नहीं होती। ये क्या हो गया हमारे पास, स्वतुल्य हो गया, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सममित के लिए, सममित के लिए हमने बताया था, सममित के लिए हमने आपको बताया था कि
T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो हमें सिद्ध करना है T2 T1 बिलोंग्स टू R। यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R है मतलब T1 समरूप है T2 के। T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? T1 समरूप है T2 के। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते T2 समरूप है T1 की? बताइए, समरूप है T1 की? नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं? हमने कहा ये एक आकृति है, ये दूसरी आकृति है, इसका नाम दिया T1, इसका नाम दिया T2। हम करें कि इसकी आकृति इससे मिलती है, T1 के जैसा दिख रहा है T2, या हम कहें T2 के जैसा दिख रहा है T1, दोनों एक ही चीज है। ये त्रिभुज है, ये भी क्या है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, मतलब ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे कहें ये त्रिभुज है तो ये वृत्त दिखेगा? नहीं। मतलब ये इसके समरूप है तो ये भी इसके क्या होगा? समरूप होगा। मतलब अगर T1 समरूप है T2 के तो T2 भी समरूप होगा T1 के, और T2 समरूप अगर हो गया T1 के तो इसका मतलब है T2 T1 बिलोंग्स टू R। T1 T2 बिलोंग्स टू R हमने सिद्ध कर दिया T2 T1 बिलोंग्स टू R। उल्टा उसका है, मतलब जो R है वो क्या है? सममित है। R क्या है? सममित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं आपको पता है? हम कहते हैं दो पेयर्स लेते हैं। पहला, यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, अब T2 स्टार्ट होने वाला लेंगे, T2 T3 बिलोंग्स टू R न, मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? T1 समरूप है T2 के, और T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है? T2 समरूप है T3 के। अब इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, देखिए ध्यान से। हमने कहा T1 समरूप है T2 के, मतलब अगर T1 समकोण त्रिभुज है, ये T1 है, समकोण त्रिभुज है, तो T2 भी समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि दोनों समरूप हैं, समान रूप वाले हैं। तो T1 समरूप तो T1 समकोण, तो T2 भी क्या है? समकोण है। फिर कह रहा है T2 समरूप है T1 के। T2 कैसा है? समकोण है। ये समरूप है T3 के, अर्थात T3 भी क्या होगा? T3 भी तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज ही होगा। ये इसके समरूप है, मतलब ये समकोण तो ये भी समकोण। ये इसके समरूप है, ये समकोण है तो ये भी क्या है? समकोण है। तो क्या ये और ये समरूप नहीं है? ये और ये समकोण त्रिभुज नहीं है? मतलब अगर T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के, तो T1 भी T3 के समरूप ही है। T1 और T3 भी समकोण त्रिभुज ही हैं। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं क्या? T1 समरूप है किसके? T3 के। लिख सकते हैं कि नहीं? और T1 समरूप है T3 के, इसका मतलब क्या है? T1 T3 बिलोंग्स टू R। हम लेकर क्या चले थे? T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। हमने सिद्ध क्या किया? सिद्ध किया T1 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है? संक्रामक है। कहेंगे कि अतः R संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक है। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब स्वतुल्य भी हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, इसका मतलब क्या है? R तुल्यता संबंध है। अब आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाएं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन सी क्या है? समरूप है। चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया हुआ है T1 में कौन कौन सी भुजा दी हुई है? 3, 4, 5। T2 में कौन सी भुजा दी हुई है? T2 में हमें भुजाएं दी गई हैं कौन कौन सी? 5, 12, 13। 5, 12, 13।
3 में कौन कौन सी भुजा दी गई है? 6, 8 और 10। अब कह रहा है इसमें से कौन कौन से समरूप हैं, कौन कौन से समरूप नहीं है, वो आप हमें चेक करके बताइए। समरूपता का नियम हमने पढ़ा हुआ है कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, 3 नियम है, हमें भुजाओं के सापेक्ष में बात करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भुजाएं दी हुई है। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, अन्यथा समरूप नहीं होते हैं। तो पहले हम कह रहे हैं T1 अपॉन T2। तो T1 अपॉन T2 मतलब 3/5, फिर 4/12, 4/12 मतलब 1/3 हो जाएगा, 5/13। क्या ये तीनों बराबर हैं? 3/5, 4/12, 5/13 तीनों बराबर है? तीनों बराबर नहीं है, मतलब T1 T3 के समरूप नहीं है। T1 T3 के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं? चले दूसरी कंडीशन T2/T3 करते हैं। T2/T3 मतलब 5/6 आएगा, ओके। 12/8 आएगा, ओके। 13/10 आएगा। क्या तीनों बराबर हैं? क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए T2 T3 के भी समरूप नहीं है। T2 T3 के समरूप नहीं है, ठीक है ना? T2 T3 के समरूप भी नहीं है, T2 T3 के समरूप नहीं है। चलिए अभी हम क्या कर सकते हैं? T1/T3, T1/T3 भी तो कर सकते हैं। तो T1/T3, T1 कितना है? 3/6, ध्यान से समझिएगा, 3/6। 4/8, 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। 5/10, ये भी 1/2 आएगा। क्या तीनों बराबर है? तीनों बराबर हैं, इसलिए T1 T3 के समरूप है, T1 T3 के समरूप है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा अनुपात क्या है? बराबर है। तो इसमें पूछा कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, तो T1 T3 से संबंधित हो सकता है, बाकी क्यों कोई भी किसी से संबंधित नहीं हो सकता। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें R दिया हुआ है, R जो हमें दिया हुआ है वो कह रहा है कि R बराबर P1 P2 में P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है P2 में भुजाओं की संख्या। ये कह रहा है P1 में भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं P1 में है उतनी ही भुजाएं P2 में भी हैं। ये कह रहा है P2 में भुजाओं की संख्या, ये रिलेशन R है करा, और ये जो रिलेशन दिया है ये तुल्यता संबंध है। तो आसानी से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने आपको क्या बताया है? स्वतुल्य के लिए हमने आपको बताया है सेम सेम लेते हैं, P1 P1 लेना पड़ेगा ना। यदि P1 P1 बिलोंग्स टू R है, ये बात सत्य है, तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है? स्वतुल्य है। P1 P1 बिलोंग्स टू R, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि P1 में भुजाओं की संख्या, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है P2 में भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की संख्या। मतलब P1 में अगर 3 भुजाएं हैं तो इधर सॉरी P2 नहीं है, P2 नहीं है, यहाँ P1 ही है। ठीक है, P1 P1 मतलब P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या। क्या है बात सत्य है? P1 में 3 भुजा तो इधर भी क्या है? P1, तो इधर भी कितनी भुजा? 3 ही भुजा, अर्थात ये बात सत्य है। और सत्य है, सत्य है तो मतलब क्या है? स्वतुल्य है। ये बात क्या है? सत्य है, अतः क्या है? ये अतः क्या कहेंगे? स्वतुल्य है।
अतः क्या है, स्वतुल्य है। चलिए नेक्स्ट करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए हमने आपको बताया था P1 P2 बिलोंग्स टू R अगर ले रहे हैं तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। यदि P1 P2 बिलोंग्स टू R दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। इसका मतलब यही है, हम लिख देते हैं। इसका मतलब है कि P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर क्या हुआ, P2 में भुजाओं की संख्या। अब इसके उल्टा अगर P1 में भुजाओं की संख्या 3 है तो P2 में भी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी। ये कहने का मतलब ये है। अब इसको हम उल्टा लिखते हैं, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है P1 में भुजाओं की संख्या। देखिए हम उल्टा लिख रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। इसी चीज को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे ध्यान से आप समझेंगे। अब हम कॉपी कर लेते हैं फटाक से यहां पे। इसी को हम कैसे लिखने जा रहे हैं, इसी को हम लिखने जा रहे हैं, यहां से इसको डिलीट करते हैं, यहां से भी इसको डिलीट करते हैं। यहां पे कह रहे हैं इसी को लिख सकते हैं P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या। कितना आसान, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। ये इंप्लाइज क्या करेगा, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या। ध्यान से अब इसको क्या लिख सकते हैं, P2 P1 बिलोंग्स टू R। बताइए P2 P1 का मतलब क्या है, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या, लिख दिया। यहां हम लिया था P1 P2 बिलोंग्स टू R, यहां हमने सिद्ध कर दिया P2 P1 बिलोंग्स टू R। उल्टा है मतलब, अतः R सममित संबंध है। R कैसा संबंध है, सममित संबंध है। R कैसा संबंध है, सममित संबंध है। चलिए सब चेक करते हैं किसके लिए, संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए हमने आपको बताया है, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध में 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। संक्रामक संबंध के लिए 2 एलिमेंट कौन कौन से लेते हैं, यदि A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R। लेकिन यहाँ P1 P2 के सापेक्ष दिया है, तो P1 P2 के सापेक्ष दिया है तो हम P1 P2 के सापेक्ष ही लेंगे। यदि P1 P2 बिलोंग्स टू R, अब P2 से स्टार्ट होने वाला लेंगे, P2 P1 बिलोंग्स टू R, सॉरी P3 करिए, P3 करिए, ठीक है ना, P3 बिलोंग्स टू R। P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर किसमें, P2 में भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की, P2 में भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या। अब ध्यान से आप समझिए, ये हमने किसके बारे में लिखा है, P1 P2 बिलोंग्स टू R। अगर हम आपसे कहें P2 P3 बिलोंग्स टू R का मतलब बताइए, तो P2 P3 बिलोंग्स टू R का मतलब है P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की P2 में भुजाओं की संख्या बराबर होगी P3 में भुजाओं की संख्या। P2 में भुजाओं की संख्या बराबर किसमें, P3 में भुजाओं की संख्या। हम कह रहे हैं P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है P2 में भुजाओं की संख्या के। P1 में अगर 3 भुजाएं हैं तो P2 में भी कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं ही होंगी। फिर हम करें P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है P3 में भुजाओं की संख्या, तो P2 और P3 में भुजाओं की संख्या बराबर है, P2 में कितनी भुजाएं, 3, तो P3 में भी कितनी भुजाएं होंगी, 3। यानी P1 P2 P3 तीनों में भुजाओं की संख्या बराबर है। हम कह सकते हैं कि P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। यानी हम लिखने जा रहे हैं P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P3 में भुजाओं की संख्या। लिख सकते हैं कि नहीं, बड़ी आसानी से आप कहेंगे लिख सकते हैं। यानी दिस इंप्लाइज दैट
दिस इंप्लाइज दैट P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है P3 में भुजाओं की संख्या। ये बात सही है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, P1 P3 बिलोंग्स टू R। हमने लिया क्या था, P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R। सिद्ध क्या कर दिया, P1 P3 बिलोंग्स टू R। मतलब जो R है वो संक्रामक भी है। R क्या है, संक्रामक भी है। ठीक है, R कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब आगे क्या करा है, ये तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, मतलब ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो हमने सिद्ध कर दिया है तुल्यता संबंध है। अब करा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज दिया है हमें। एक समकोण त्रिभुज दिया है आगे, समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये दिया है संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव बताइए। समुच्चय A की यहां पे एक सेट बनेगा। सेट में हम ऐसे एलिमेंट को ले सकते हैं जिसमें भुजाओं की संख्या समान है। तो सेट A में भुजाएं कितनी है, 3। यानी हमें ऐसे ही एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें केवल 3 भुजाएं होती हैं। केवल 3 भुजाएं किसमें होती हैं, त्रिभुज में। यानी ए में क्या आएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि त्रिभुज लेंगे तभी उसमें 3 भुजाएं आएंगी, इनके अलावा कुछ भी लेंगे भुजाओं की संख्या उधर उधर हो सकती है। तो ए क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या है, सभी त्रिभुज। केवल समकोण त्रिभुज मत कह दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भी 3 भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में भी समद्विबाहु, अधिक कोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं। तो हमें केवल 3 भुजाओं से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R दिया है L1 L2 बराबर L1 समांतर है L2 के। इतना आसान क्वेश्चन दिया है, एकदम अब आपको रट गया होगा। बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 14, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जो रिलेशन R हमें दिया हुआ है, रिलेशन R का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ L1 L2 का मतलब दिया है L1 समांतर है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मैथमेटिक्स में L2 के। L1 L2 ऑर्डर पेयर ऑफ L1 L2 का क्या मतलब है, L1 समांतर है L2 के। कह रहा है कि ये जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है, आप इसको सिद्ध करिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हमने आपको बताया था सेम लेते हैं, अगर वो सत्य होता है तो स्वतुल्य है, नहीं तो स्वतुल्य नहीं है। यानी हमें क्या लेना है, हमें लेना है यदि A बिलोंग्स टू R, यानी L1 बिलोंग्स टू R, L1 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 है, L1 समांतर है L2 के। L1 है, इसका मतलब है L1 समांतर है L1 की। तो प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। हम जानते हैं प्रत्येक जो रेखाएं होती है वो अपने आप के समांतर होती है। इसलिए बात क्या है, सत्य है। जो सत्य है और सत्य है इसका मतलब क्या है, अतः स्वतुल्य संबंध है। ये बात सत्य है, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। अब आगे हम लोग देखेंगे किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए क्या कह रहा है, हम जानते हैं L1 समांतर है L2 के लेंगे। कितना आसानी से सिद्ध करेंगे तो आपको आसानी से आ गया होगा। यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R तो हमें सिद्ध करना है L2 L1 भी R का एलिमेंट है। L1 समांतर है L2 की, इसका मतलब तो यही है। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि L2 समांतर है L1 के? अरे ये 2 लाइनें हैं, इसका नाम हमने दे दिया L1, इसका नाम दे दिया L2। हम करें L1 समांतर है L2 के, या हम कहें L2 समांतर है L1 के, एकदम आसानी से सेम चीजें हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं तो L1 समांतर है L2 के, तो हम कह सकते हैं L2 भी समांतर है L1 के। और L2 समांतर है L1 की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि L1 बिलोंग्स टू R है।
L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो हमने सिद्ध क्या किया, L2 L1 भी आर का एलिमेंट है, मतलब अतः आर, ठीक है, क्या है, सममित है, आर क्या है, सममित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, संक्रामक के लिए, तीसरा वाला, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन बनेगी, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन बनेगी, संक्रामक के लिए हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, आप जानते हैं, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू आर लेते हैं, हम L2 से स्टार्ट होने वाला लेंगे, L2 L3 बिलोंग्स टू आर लेंगे। L1 L2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब L1 समांतर है L2 के, L2 L3 बिलोंग्स टू आर का मतलब है L2 समांतर है L3 के, मतलब L1 L2 के समांतर है, यानी L1 समांतर है किसके, L2 के। फिर कह रहा L2 के समांतर L3 है, तो L2 के समांतर L3 बना रहे हैं, तो क्या तीनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, क्या L1 L3 के समांतर नहीं है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि L1 समांतर है L3 के, यहां से क्या लिख सकते हैं, L1 समांतर है L3 के, L1 समांतर है किसकी, L3 के, यानी L1 ठीक है, L1 L3 बिलोंग्स टू आर, हमने क्या लिया था, L1 L2 बिलोंग्स टू आर और L2 L3 बिलोंग्स टू आर, क्या सिद्ध किया, L1 L3 बिलोंग्स टू आर, मतलब R जो है वो संक्रामक संबंध है, R क्या है, संक्रामक संबंध है, R क्या है, संक्रामक संबंध है। अब आगे क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, तो R कैसा संबंध हो गया, तुल्यता, क्योंकि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। करा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय याद कीजिए, तो क्लास 11th की 10th की चीज है, कहेंगे कि y = 2x + 4 से संबंधित, मतलब इसके समांतर, संबंधित मतलब क्या लेना है, हमें समांतर लेना है, C संबंधित, या हम लिख रहे हैं C संबंधित या y बराबर 2x + 4 के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट को बदलना है, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा y = 2x + c, 4 की जगह कुछ भी आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाएंगे, वहां पे आपका समांतर रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो इससे कौन संबंधित है, ये, क्योंकि ये इसके क्या है, समांतर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 14 को भी नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, हलवा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पी है ये क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में r बराबर इतना दिया है, तो कौन सा उत्तर सही है। आसानी से उत्तर को चेक करते हैं। पहले हमें क्या दिया है, सेट दिया है, सेट a बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4, ठीक है, हमें R लेना है, R मतलब रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है 1 2, ठीक है, 2 2, ठीक है, 1 1, ठीक है, 4 4, ठीक है, उसके बाद 1 3 3 3 और हमें दिया हुआ है 3 2। पूछ रहा है ये क्या है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक में क्या है। अगर स्वतुल्य होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 1 1 2 2, देखिए 1 1 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ है, 4 4 इसमें कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है। तो ध्यान से क्या करा है, पहला ऑप्शन करा है R स्वतुल्य है, मतलब ये बात गलत है, R स्वतुल्य नहीं है। अच्छा 4 4 भी, सॉरी यहाँ 4 4 भी आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी 4 4 भी है, ठीक है ना, इसलिए स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य है। तो पहली कंडीशन हमें मिली, पहली कंडीशन क्या मिली, R स्वतुल्य है, क्योंकि सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट हैं, R क्या है, स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन है सममित चेक करते हैं। सममित मतलब सबका उल्टा, तो हमने आपको बताया था इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ चेक करते हैं। 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1, ध्यान से 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये सममित नहीं है, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो सममित नहीं है। क्या इससे आपका ऑप्शन क्लियर हो रहा है? चलिए चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन कहा आर स्वतुल्य और सममित है, लेकिन आर स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है, ये बात सही नहीं हो सकती। अब देखिए ये कंडीशन सही हो सकता है। देखिए पहले दूसरा सी वाला चेक करते हैं। आर सममित है, लेकिन यहां गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, आर सममित नहीं हो सकता। आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है मतलब क्या, सममित भी होना चाहिए, लेकिन ये संबंध सममित नहीं है, तो 3 ऑप्शन गलत हैं, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला है। कैसे, हमने समझा, ये क्या था, स्वतुल्य था, सममित नहीं था, तो इसमें कहा है सममित है, इसमें भी कहा है सममित है, इसमें भी कहा है सममित है, ये तीनों गलत, बचा कौन, बी वाला, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मान लीजिए समुच्चय n में r बराबर ab सच दैट a बराबर b माइनस 2 b लेस आर इक्वल टू 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो कौन सा उत्तर सही है। यानी इसको भी हम चेक कर लेते हैं हल, ध्यान से आप समझेंगे। r इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच डेट a बराबर b माइनस 2 और b की वैल्यू लेनी है 6 से हमें छोटी, यानी और नेचुरल नंबर समुच्चय n में, n मतलब नेचुरल नंबर का एलिमेंट लेना है, यानी जो हमें n लेना है, सेट लेना है, वो 6 से छोटा ही लेना है। b की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए। यानी b बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 से छोटा ही लेना है। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, b माइनस 2, b मतलब 1 में से 2 घटेगा, a बराबर क्या दिया है, b माइनस 2, तो b की वैल्यू 1 लेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 लेंगे तो 0 आएगा, 3 लेंगे तो क्या होगा, 3, ध्यान से समझिएगा, 3 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 4 लेंगे तो क्या आएगा, 4 मतलब b माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा आपका b, 2 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। तो ये वाला पेयर तो बन नहीं सकता, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं बन सकता क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जो हमें r में रिलेशन मिलेंगे, r में हमें कौन कौन मिलेगा, पहले a लिखेंगे फिर b लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 1 3 मिलेगा, 2 4 मिलेगा और 3 5 मिलेगा। रिलेशन में यही मिल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता। अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, पहला ये ऑप्शन आपको एकदम राइट दिख रहा है, 2 4, ठीक है ना। 2 4 देखिए है आर में, हाँ है। 3 8 है, नहीं है। 6 8 है, नहीं है। 8 7 है, नहीं है। राइट आंसर आपका क्या है, ए वाला है। कितना आसान क्वेश्चन था। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल थी, बस आपको प्रीवियस वाले लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आए होंगे ना, आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला लेक्चर था, जहां हमने आपको बहुत डिटेल में स्वतुल्य, सममित और संक्रमक के बारे में समझाया था। उसके बाद जो क्वेश्चंस कराए थे ना, एकदम बेसिक लेवल से कराए थे। आज भी तो एकदम बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप आसानी से हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, इंस्टाग्राम हमारा आईडी है @MP Center। ठीक है ना, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चन का सवाल दे दिया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाता है डेली आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल @MP Center पे। ठीक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ कल वाली वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।